विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 16 के प्रश्नों को। इकाई 16 है प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु के नीचे पहले बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हमें वस्तु का नाम लिख देना है। तो ये बना है पुस्तकों का चित्र, यहाँ हमें क्या लिख देना, पुस्तकें। ये चांद है, ये मोमबत्ती, तारे और फिर सूर्य, ये टेबल लैंप है, मेज और ये माचिस बनी है। अब हमें वर्गीकृत करना है इनको दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, ये दीप्त वस्तुएं हैं। और जब हम माचिस को जलाते हैं ना, तो उसकी तीली में भी प्रकाश होता है, इसलिए वो भी उस समय दीप्त वस्तु है। और अदीप्त वस्तुओं में पुस्तकें आ जाएंगी, चांद और मेज। चांद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चांद में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए वो अदीप्त है। दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो पारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार एकदम साफ दिखाई पड़ता है, और अपारदर्शी वे वस्तुएं हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता। पारभासी वे हैं जिनके आर पार हमें धुंधला दिखाई पड़ता है। अब इसी के आधार पर हम दी गई वस्तुओं को वर्गीकृत कर देंगे। यहाँ पे चश्मा बना है, तो चश्मा पारदर्शी होता है। सेब है, सेब के आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए ये अपारदर्शी है। ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो इनके आर पार धुंधला दिखाई देगा, इसलिए ये पारभासी हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये बना हुआ है गिलास कांच का, तो ये पारदर्शी है। और ये गत्ता है दफ्ती का, तो ये अपारदर्शी हो गया। और ये चम्मच है, ये भी अपारदर्शी है। फिर नीचे हम देख रहे हैं, ये है पुस्तक, पुस्तक अपारदर्शी होगी। और ये दरवाजा है लकड़ी का, ये भी अपारदर्शी होगा। और ये मेज भी अपारदर्शी होगी। तीसरा प्रश्न है, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी। अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को हमें भरना है। समांतर प्रकाश किरण पुंज वो होता है जो कि समांतर किरणें जिसमें चलती हैं इस तरीके से बराबर दूरी पर। तो यहाँ पे खाली स्थान में हमें समांतर किरण पुंज बना देना है। अब ये जो किरण पुंज बना है, ये अभिसारी किरण पुंज है। इसमें प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। और यहाँ पर हमें अपसारी किरण पुंज यहाँ लिखा हुआ है, उसका चित्र हमें बना देना है। तो अपसारी किरण पुंज में सभी किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक ही बिंदु से सभी किरणों को इस तरह से निकलता हुआ बना देना है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है, तो वही कोण बनाते हुए वापस आती है जिस कोण से वह सतह से टकराती है। यहाँ पर ये जो किरण टकरा रही ना, इसको आपतित किरण कहते हैं। और ये जो कोण बना रही है, अभिलंब इसको बोला जाता है। अभिलंब का मतलब है बीचों बीच में जो इस दर्पण पे लंब है, वो अभिलंब होता है। अब ये किरण अभिलंब से जिस बिंदु से टकरा रही है, जितने कोण पर, इस कोण को आपतन कोण कहेंगे, उतने ही कोण से परावर्तित होगी, परावर्तित किरण। तो ये आई जो है ये आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है, स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। अभी हमने देखा है ना कि ये आपतित किरण है, और ये जिस कोण से यहाँ पर आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित होती है। तो हमें चांदे की सहायता से इधर का कोण अगर 45 अंश है, तो इधर का कोण भी 45 अंश बना लेना है। तो ये परावर्तित किरण बन जाएगी और आरेख ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे चित्र में आपतन कोण 30 अंश का है, तो हमें परावर्तन कोण भी 30 अंश का बना देना है। और ये परावर्तित किरण को भी एरो द्वारा दिखा देना है। आपतित किरण में ये एरो आ रही है किरण, और ये जा रही है। अगले चित्र में देख रहे हैं, ये 10 अंश का बना हुआ है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी हमें 10 अंश का बनाना है, और इस तरह से एरो से परावर्तित किरण दिखा देना है। और लास्ट वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि किरण सीधी आ रही है। तो जब कोई किरण अभिलंब की दिशा में आती है तो सीधी ही लौट जाती है। तो इसमें हमें अलग से कोई किरण आरेख नहीं बनाना है। आगे है, आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा उसकी सहायता से नीचे दिए प्रयोगों को करिए। पन्नी जब समतल और चिकनी हो, तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। यदि पन्नी पारदर्शी है तो प्रकाश आर पार चला जाएगा, जैसे कि ये पन्नी है,
इसके आर पार देखिए सारे अक्षर दिख रहे हैं हमको। जबकि पन्नी अपारदर्शी होगी तो प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा। अपारदर्शी होगी तो प्रकाश को वो परावर्तित करेगी, चिकनी इस तरीके से उसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। तो यहाँ पर चित्र को देखिए, मान लीजिए ये पारदर्शी पन्नी है, ये प्रकाश की किरणें इस पे पड़ी हैं तो ये आर पार निकल जाएंगी और हमें इधर की चीज दिखने लगेगी। जबकि अपारदर्शी पन्नी है तो उसमें जितनी किरणें पड़ेंगी उनमें जिस कोण से वो किरण पड़ेगी उसी कोण से लौट जाएगी, तो ये नियमित परावर्तन कहलाता है। तो ये अपारदर्शी पन्नी जो है ये नियमित परावर्तन करेगी क्योंकि इसकी सतह एकदम चिकनी है। अब आगे है, अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लीजिए। जब हम सिकोड़ लेंगे ना तो पन्नी का तल एकदम इस तरीके से अनियमित हो जाएगा और फिर उसे हमें फैलाना है। जब इस पर प्रकाश डालेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो पारदर्शी पन्नी से प्रकाश आर पार चला जाएगा। इस तरीके से खुरदरा तल है तो आर पार चला जाएगा, लेकिन ये नियमित एकदम नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर होगा तो एकदम साफ चीज हमें नहीं दिखेगी। जबकि अपारदर्शी पन्नी से प्रकाश का अनियमित परावर्तन हो जाएगा, इस तरीके से टकराएगा यहाँ तल पे और किसी भी दिशा में ये प्रकाश लौट जाएगा। तो ये परावर्तन होगा अपारदर्शी पन्नी से, लेकिन अनियमित परावर्तन होगा। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। अपारदर्शी चमकीली और चिकनी सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है, जबकि अपारदर्शी और खुरदुरी सतह से प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है। क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को हम नहीं देख सकते क्योंकि बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु का देखना संभव नहीं है। 7 नंबर है, चित्र को देखकर तीर द्वारा दर्शाए गए स्थान पर लिखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दर्पण रखा हुआ है और इस पर ये किरण आपतित हो रही है। अब एरो से इसको यहाँ हमें लिख देना है, इसका नाम ये आपतित किरण है। और ये कोण जो अभिलंब से बना रही है इसका नाम है आपतन कोण। फिर ये टकराकर परावर्तित हो रही है तो ये परावर्तित किरण हो गई और ये कोण हो गया परावर्तन कोण। 8वां है, 3 विद्यार्थी राम, श्याम और पूजा मोमबत्ती की लौ को चित्र में दी गई आकृतियों के पाइपों से देखते हैं। तीनों में से कौन मोमबत्ती की लौ को देख पाएगा? देखिए, हम जानते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब यहाँ मोमबत्ती रखी है, यहाँ तक तो ये दिखे जाएगा प्रकाश, पर राम की आंख यहाँ है, ये इधर मुड़ कर जो है नहीं आएगा, तो इसलिए राम को ये नहीं दिखेगा। ऐसे ही श्याम की पाइप भी टेढ़ी मेढ़ी है, इसलिए श्याम को भी प्रकाश नहीं दिखेगा। पूजा की पाइप सीधी है, उसी की सीध में मोमबत्ती रखी है, इसलिए पूजा को मोमबत्ती की लौ दिखाई पड़ेगी। आगे है, राजू और मीना की स्कूल से छुट्टी हुई। माँ ने खीर बनाई थी, इसलिए राजू को घर जाने की बहुत जल्दी थी। वह कम से कम दूरी तय करके जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। राजू और मीना ने घर जाने के लिए चित्र में दिखाए गए 2 रास्तों का चयन किया। यहाँ पर चित्र में हम देख रहे हैं कि राजू सीधे रास्ते से जा रहा है जबकि मीना घुमावदार रास्ते से जा रही। अब हम प्रश्न को देखते हैं, मीना और राजू में से किसको घर जाने में कम समय तथा ऊर्जा लगेगी? तो राजू को, क्योंकि राजू सीधे रास्ते से घर जा रहा है जबकि मीना घुमावदार रास्ते से जा रही है। राजू का व्यवहार तथा चुना गया रास्ता प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है? प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, नहीं, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, हाँ, इसी गुण को प्रदर्शित कर रहा है, हमें इसी को टिक कर देना है। अब आगे है, सोहन मामा के यहाँ जाने के लिए शीशे के सामने तैयार हो रहा है। जब वह बाल ठीक करने लगा तब उसने देखा कि उसने अपना दायां हाथ ऊपर किया है जबकि उसके प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर है। उसने यह भी देखा कि उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए अंग्रेजी भाषा का शब्द रेड उसे उल्टा दिखाई पड़ रहा है। यह किस घटना को प्रदर्शित करता है? इस प्रकार अक्षरों और हाथ का उल्टा दिखना प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो इसलिए हम इसको सा को टिक करेंगे। अब है, कार, बस या ट्रक के पश्च दृश्य में हम उत्तल दर्पण की जगह समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? समतल दर्पण महंगे होते नहीं, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, ये भी गलत है, जल्दी टूट जाते हैं, ये भी गलत है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, अतः दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है। जब उत्तल दर्पण लगाया जाता है ना तो ज्यादा दूर तक की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं क्योंकि वो आकार में उनका प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। 2 समतल दर्पण लें,
उनको एक दूसरे के समांतर रखें। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस प्रयोग को हम लोग फोन में शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं कि आमने सामने एकदम समांतर दो दर्पण रखते हैं और उनके बीच में कोई भी वस्तु रख दें या मोमबत्ती ही जला के रख दें, तो मोमबत्ती के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यानी ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, फिर उन प्रतिबिंबों के भी प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो दर्पण समांतर रखे हैं, इसलिए प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए नया प्रतिबिंब बनता जाएगा और अनंत प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाएंगे। 12वां नंबर है अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षरों कर देखकर उत्तर दीजिए। ABEHLMWJOXCZ। पार्श्व परिवर्तन किन अक्षरों में प्रतीत होता है उनको इधर हमें लिख देना है, और पार्श्व परिवर्तन जिनमें नहीं होता है उन अक्षरों को हमें इधर लिख देना है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, मान लीजिए कोई अक्षर ए है, इसमें हम बीच में ये सिमेट्रिकल लाइन खींचे और दोनों साइड एक जैसा है, तो उस अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, यहाँ पे हमने लिखा है AHMWO और X, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। इन सब में हम सिमेट्रिकल लाइन खींचेंगे तो आराम से दोनों साइड एक जैसे दिखेंगे ये अक्षर। जबकि BELJC और Z इनमें पार्श्व परिवर्तन प्रतीत होगा।